ठीक है, ये कुछ शॉर्ट रेंज सिस्टम्स हैं, यानी पीछे हटो। ठीक है, अभी तेल अवीव पर बहुत भारी गोलीबारी हो रही है। यानी स्टिक से हटाने के लिए तैयार हो जाओ। स्टिक से हट जाओ। ठीक है, चलो अब चलने का समय है। दोस्तों चलो, सब लोग चलो, सब लोग अभी चलो। हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो, सामान उठाओ, चलो। ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में हाल ही में कार्रवाई की है। इजरायली आसमान, इजरायली वायु रक्षा और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच हुई लड़ाई से जगमगा उठे। टेल अवीव में पैरामेडिक्स के अनुसार मलबे और मिसाइल हमलों के कारण कम से कम 5 लोग घायल हो गए। सौभाग्य से अभी तक किसी मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन इजरायली मीडिया ने पुष्टि की है कि तेल अवीव के इजरायली रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पर ईरानी मिसाइल ने हमला किया था। हमारे पास मिसाइल हमलों और नुकसान की कुछ फुटेज भी है, तो चलिए उसे देखते हैं। वाह, ये जादू है। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर स्ट्राइक के बाद ली गई कुछ क्षति की तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये साफ तौर पर एक बुरा हमला था। चीजें यहां और चिंताजनक हो जाती हैं, क्योंकि इस हमले से पहले इजराइल ने कहा था कि अगर ईरान इजराइल के नागरिकों पर पलटवार करता है तो वह ईरान की तेल और गैस संपत्तियों पर हमला करेगा। आप देख सकते हैं, कल रात के ऑपरेशन में इजराइल ने मुख्य रूप से ईरान की परमाणु सुविधाओं को और निश्चित रूप से वायु रक्षा ईरानी सरकार के नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाया है। उन्होंने ईरान की तेल संपत्तियों को निशाना नहीं बनाया, जो वहां की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य सहारा है और जिस पर पिछले 10 सालों से प्रतिबंध लगे हैं। मगर अब स्थिति और खराब हो सकती है। यह इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू द्वारा ईरान के हमले के जवाब में इजराइल और ईरान के लोगों को दिया गया संदेश था। आज रात मैं ईरान के गौरवान्वित लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। हम इतिहास के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक ऑपरेशन राइजिंग लायन के बीच में हैं। आपको लगभग 50 वर्षों से दबाने वाला इस्लामी शासन मेरे देश इजराइल को नष्ट करने की धमकी देता है। इजराइल के सैन्य अभियान का उद्देश्य इस खतरे को समाप्त करना है, चाहे वह परमाणु खतरा हो या इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा। जैसे जैसे हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं, हम आपके लिए भी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में हमने शीर्ष सैन्य कमांडरों, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों, इस्लामी शासन की सबसे महत्वपूर्ण संवर्धन सुविधा और उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया है। और भी बहुत कुछ आने वाला है। शासन को हमले की प्रकृति समझ नहीं आ रही है। उन्हें पता ही नहीं है कि उन पर क्या आने वाला है। ईरान का राष्ट्र और इजराइल का राष्ट्र साइरस महान के समय से ही सच्चे दोस्त रहे हैं, और अब समय आ गया है कि आप अपने झंडे और अपने ऐतिहासिक विरासत के चारों ओर एकजुट हों और एक बुरी और दमनकारी शासन से अपनी आजादी के लिए खड़े हों। यह कभी इतना कमजोर नहीं रहा। यह आपका मौका है कि आप खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करें। महिला, जीवन, स्वतंत्रता, जान, जिंदगी, आजादी। जैसा मैंने कल और कई बार पहले कहा था, इजराइल की लड़ाई आपसे नहीं है। यह आपसे नहीं है,
ईरान के बहादुर लोगों से नहीं है, जिनका हम सम्मान करते हैं और जिनकी प्रशंसा करते हैं। हमारी लड़ाई हमारे साझा दुश्मन से है, एक हत्यारे शासन से जो आप पर भी अत्याचार करता है, गरीबी का कारण बनता है। ईरान के वीर नागरिकों, आपका प्रकाश अंधेरे पर विजयी होगा। मैं और इजराइल के लोग आपके साथ हैं। इससे पहले ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। कई लोगों का मानना था कि यह जवाबी हमला उन विरोधों से जुड़ा हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ देखें। ये आज तेहरान का दृश्य है। सैकड़ों लोग सड़कों पर इजरायली हमलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ज्यादातर ईरानी जहां इजराइल से नफरत करते हैं, वहीं वे अपनी क्रूर और दमनकारी सरकार से भी घृणा करते हैं। मुल्ला किसी भी तरह की आजादी पर पाबंदी लगाते हैं, समलैंगिक लोगों को क्रेन से लटकाकर फांसी देते हैं, राजनीतिक विरोधियों को यातना देकर मार डालते हैं और बिना मुकदमे के अस्पष्ट कारणों से मौत की सजा देते हैं। उस देश में लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। कई लोग वहां दशकों से एक धर्मनिरपेक्ष, अधिक पश्चिमी शैली की सरकार चाहते हैं। सींटर, हमने पहले भी इस विषय पर चर्चा की है। आप जानती हैं, हमारे ख्याल से वहां ग्रीन रिवॉल्यूशन होने वाला था, लेकिन क्लिंटन परिवार ने उसे होने नहीं दिया। आज क्या होता है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे ये लोग खुद के लिए आवाज उठा सकें? वे इजराइल से प्यार न भी करें, पर उन्हें समझना होगा कि उनके दमनकारी बिना संघर्ष के नहीं जाएंगे। ठीक है हैरिस, हमने इस विषय पर पहले भी बात की है। ईरान के लोग बहुत समय से दमन का शिकार हैं। सोचिए, कई दशक पहले की बात है जब यह एक समृद्ध राष्ट्र था, जहां पश्चिमी विचारों और मूल्यों का प्रभाव था। महिलाएं काम कर सकती थीं और सड़कों पर आ सकती थीं। वहां बेहतरीन विज्ञान कार्यक्रम थे, आप जो भी सोचें। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग दबाए जा रहे हैं। वहाँ एक बहुत ही स्पष्ट वर्ग व्यवस्था है और मुझे लगता है कि यह ईरान के लोगों के लिए अपने शोषकों के खिलाफ उठ खड़े होने का एक अविश्वसनीय अवसर है। बहुत से लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया है। जो लोग भाग नहीं पाते, जैसा कि आपने बताया, वे लापता हो जाते हैं। नागरिक अधिकारों का उल्लंघन भयानक है। अब समय है जब इस देश को सही किया जा सकता है। हम सब कुछ इस चैनल पर लाइव स्ट्रीम पर देख रहे थे, तो मैं आपको उस क्लिप का एक हिस्सा दिखाना चाहती हूँ। ये बहुत अजीब है। कल रात इजराइल था। इजरायली जेट बिना किसी रोक टोक के ईरान के अंदर उड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने ईरान की लगभग सारी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया था। खैर, आज सुबह कुछ नेतृत्व वापस आ गया है। मेरी समझ से या तो कोई नेतृत्व की भूमिका में आ गया है। वे एक जेट को गिराने में सफल रहे। हमारे पास पायलट का फुटेज है। मुझे लगता है कि यह वही फुटेज है। हाँ, मुझे नहीं पता इसमें अरबी में क्या लिखा है, तो उम्मीद है कि यह यूट्यूब के नियमों के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह पायलट के जेट से पैराशूटिंग करते हुए फुटेज है। यह एक इजरायली पायलट है। कम से कम ऑनलाइन रिपोर्ट्स तो यही दिखा रही हैं। यह क्या है जॉन? मुझे यकीन है कि यह सिर्फ उसके गिरने का वीडियो है। और अब हमारे पास वास्तव में एक रिपोर्ट है। यह उन अधिक सम्मानित खातों में से एक है। वे सच में झूठ नहीं बोलते, गलत जानकारी नहीं फैलाते। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि उन्होंने एक इजरायली पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। यह अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि ईरानी लोग उसके साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे। देखता हूं कि मुझे और जानकारी मिलती है। हमने पिछले 24 घंटों में 3 बार अपलोड किया है। हमारे पास एक टीम है, तो मैंने ठीक ठाक नींद ली है। वो क्लिप याद है जो हमने 20 मिनट पहले देखी थी? मुझे लगता है यही वो क्लिप है जो हिट हुई थी। यही हिट हुई थी। तेल अवीव में इजरायली रक्षा मंत्री के मुख्यालय पर हमला हुआ है। यह जानकारी एक इजरायली न्यूज़ चैनल ने पुष्ट की है, इसलिए यह विश्वसनीय है।
एक चेतावनी। पूरे दिन यहाँ एक तरह की बेचैन शांति रही है जब से पहली बार रात में हमले शुरू हुए थे, लेकिन पूरे दिन सैन्य अधिकारियों की चेतावनी यही रही है कि आराम मत करो, धोखा मत खाओ। ईरान से अब भी जवाबी कार्रवाई की उम्मीद है और वही अब हो रहा है, और मैं आपको इंटरसेप्शन की लगातार आवाज सुनने दूंगा। एयर रेड सायरन, धमाकों की गूंज और आवाजों के बीच मैं साइमोन गैस ईरान में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत से बात करने जा रहा हूं, एलिस्टर। इस फुटेज और यरूशलेम और टेल अवीव के दृश्यों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इजराइल ने ईरान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की, शायद इस उम्मीद से कि ऐसा ही कुछ होगा। इजरायली रक्षा बल इजरायली लोगों को चेतावनी दे रहे थे कि उन्हें शरण स्थलों के पास रहना चाहिए, क्योंकि ईरान की ओर से प्रतिक्रिया आने की संभावना थी। हमें इंतजार करना होगा, जाहिर है, ये देखने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है। यह तो बिल्कुल पागलपन है। तो यही है ईरान का मकसद। इजराइल की हवाई सुरक्षा अत्यंत उत्कृष्ट है, यह सभी को ज्ञात है, और इसके अलावा बहुत सारे पड़ोसी देश इजराइल को ईरानी ड्रोन गिराने में मदद कर रहे हैं। ईरान का मकसद है कि इतने बैलिस्टिक मिसाइल भेजे जाए कि वे इजराइल की हवाई सुरक्षा को पूरी तरह दबा दें, और इसी तरह उन्हें एक वार करने में सफलता मिली। वही एक वार जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और परमाणु समझौते की बातचीत जारी रहने वाली थी। हाँ, बिल्कुल सही है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि इजराइल कई महीनों से लगातार निराश होता जा रहा है। वह इस ऑपरेशन की योजना बना रहा था और ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता पर हमला करने की अनुमति पाने के लिए बेताब था। इसका एक कारण यह भी है कि वे प्रगति को लेकर चिंतित हैं। हमारे पास यहाँ पर नुकसान की फुटेज है। ये तो पागलपन है। सोचिए वहां रहना कैसा होगा। इजराइल ने सोचा कि ईरान कमजोर स्थिति में है और वह उस स्थिति का फायदा उठाना चाहता था। हाँ, यह सब तब हो रहा है जब संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी नेता, जिनमें हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रोन शामिल हैं, आज रात तनाव घटाने की अपील कर रहे हैं। वे मानते हैं कि इजराइल को खुद का बचाव करने का हक है, पर कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को अब पीछे हटना चाहिए। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही कहा गया है। दोनों पक्षों को पीछे हटना चाहिए, लेकिन इजराइल तब तक नहीं हटेगा जब तक वह अपने महत्वपूर्ण ऑपरेशन के लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। वैसे बस एक त्वरित पुनरावलोकन। कल इजराइल ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। कल उन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए 5 बार विमान भेजे। आज सुबह फिर जेट विमानों और हमलों की एक और लहर आई। इजराइल ने कहा कि यह एक बहुदिवसीय अभियान है जो तब तक जारी रहेगा जब तक पूरा ईरानी परमाणु कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता। ईरान बहुत समझदार नहीं है। अगर हम ईरान का नक्शा देखें तो ईरानी परमाणु सुविधाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। इजराइल एक हमले से सब कुछ खत्म नहीं कर सकता। उन्हें कई अलग अलग जगहों पर हमला करना पड़ेगा। सुविधाएं, नक्शा कहाँ है? नक्शा कहाँ है? हाँ, यहाँ है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर हम इस नक्शे को देखें तो ये पूरे देश में फैली हुई हैं। ये जानबूझकर किया गया है। कुछ जगहें जमीन के काफी नीचे और पहाड़ों से घिरी हुई हैं, जिससे वहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। मुझे लगता है फोर्डो एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना बेहद मुश्किल है, भले ही आपके पास कितने भी बम या बंकर बस्टर क्यों ना हो। इजराइल के पास है, और यही वजह है कि ईरानी जवाबी कार्रवाई के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन रुकेगा। और इसके अलावा इजराइल ने आज सुबह कहा कि अगर ईरान नागरिकों पर हमला करता है तो वे ईरान के तेल ढांचे को निशाना बनाएंगे। मूल रूप से न केवल उनके परमाणु ठिकानों को बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था को भी निशाना बनाएंगे। वाह, ये बहुत तेजी से गिर रहा है। मैं इसे रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा हूं। यह पागलपन है। हाँ, ईरान का दावा है कि उन्होंने 1 इजरायली जेट को मार गिराया है। फुटेज में एक पायलट जेट से 2 मिसाइलें गिरती हुई दिखाई दी। ईरान का दावा है कि उन्होंने एक इजरायली जेट को मार गिराया है। फुटेज में एक पायलट जेट से
पैराशूट से उतरता दिख रहा है। ईरानी राज्य टीवी का कहना है कि उन्होंने पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। हम इस पर जल्द ही चर्चा करेंगे। जेट का फुटेज यहीं कहीं है। शायद मैंने इसे बंद कर दिया था, पर यहीं है। नहीं, गलत गलत गलत। हमारी रिपोर्ट के अनुसार तेल अवीव में इजरायली रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पर भी हमला हुआ था। मुझे जानना है कि क्या उसमें कोई घायल हुआ। 2004 में वापस जाते हैं जब ईरान ने फोर्डो में एक गुप्त सुविधा बनाने का निर्णय लिया था। क्या उनके पास वास्तव में एक और अज्ञात सुविधा है या खुफिया एजेंसियां जानती हैं लेकिन शायद देखना चाहती हैं कि वहां क्या होता है और यूरेनियम कहां है? मेरा मानना है कि वर्तमान में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इस मामले पर पूरी निगरानी नहीं रख रही है। नहीं, लेकिन अब उनके पास बहुत सारा ज्ञान है ना? उन्होंने बहुत ज्यादा विशेषज्ञता हासिल कर ली है। ईरान इससे कितनी जल्दी उबर सकता है? क्या हम 1 साल की बात कर रहे हैं? वैश्विक रक्षा प्रणाली सक्षम है मिसाइलों को उनके अंतिम चरण से पहले भी रोकने में, जैसा कि हमने अभी देखा जब वे अपनी सबसे तेज गति और सर्वाधिक गतिशीलता में थीं। तो जॉय डेंजर्सली ने अभी पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद, $5 के लिए। ईरान के पास WMD होने की संभावना कितनी है? अब यह है सबसे अजीब बात। 2 चीजें हैं असल में। सबसे पहले हमारे पास एक UN एजेंसी थी। मुझे लगता है इसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहते हैं। यह एक परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तरह है जिसने ऐसा कुछ किया जो UN ने 20 सालों में नहीं किया। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि ईरान हस्ताक्षर की गई परमाणु संधियों के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने 3-4 दिन पहले ही ऐसा किया था। ठीक उसके बाद इजराइल ने कल हमारे ऊपर ये हमले किए। ट्रंप ने ईरान को 22 अप्रैल की बजाय 12 अप्रैल को 60 दिन की चेतावनी दी थी। यह वह हिस्सा है जिसे कई लोग नहीं जानते। ट्रंप ने अंततः चेतावनी दी कि या तो परमाणु समझौते को स्वीकार करो, अन्यथा परिणाम और भी बुरे होंगे। 60 दिवसीय अवधि 12 जून को समाप्त हुई। कल रात हमला शुरू हुआ। अब कई लोग चीजों को जोड़कर समझ रहे हैं कि शायद यह पहले से ही योजना बनाई गई थी। ट्रंप वार्ता को एक अवसर दे रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा था कि ईरान परमाणु हथियार न रखने को राजी होगा, क्योंकि उसे बचने के लिए बस इतना कहना था कि वे यूरेनियम को उस स्तर तक समृद्ध नहीं करेंगे जहां परमाणु हथियार बन सकें। उन्हें बस इसी बात पर सहमत होना था, बस इतना ही। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। फॉक्स न्यूज के अनुसार इजराइल के हवाई हमलों के बाद ईरान से बढ़ता खतरा देखा जा रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से ये वहां के अधिकारियों पर कितना ज्यादा दबाव डालता है, न सिर्फ अंदरूनी खतरों से बल्कि ईरान से भी। हाँ, मेरा मानना है कि अगर आप ईरान हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के गृहभूमि पर, हमारे बुनियादी समाज और गृहभूमि पर आपके पास अब तक का सबसे सीधा खतरा सॉफ्ट टारगेट अटैक करने की क्षमता है। हमने निश्चित रूप से देखा है कि उन्होंने वर्षों से हिजबुल्लाह के जरिए ऐसा किया है। पिछले 15 वर्षों में वॉशिंगटन DC में भी ऐसा करने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही दुनिया भर में ज़्यादातर इजरायली और यहूदी लक्ष्यों के खिलाफ, लेकिन निश्चित रूप से पहले भी अमेरिकी लक्ष्यों के खिलाफ भी। हिजबुल्लाह को पिछले साल इजराइल द्वारा लेबनान में एक सैन्य संगठन के रूप में नष्ट किया गया, लेकिन यह अभी भी एक वैश्विक आतंकवादी संगठन है जिसकी पहुंच व्यापक है और गुप्त आतंकवादी गतिविधियां करने में सक्षम है, जो यहाँ खतरे का एक हिस्सा है। मैं इसमें यह भी जोड़ूंगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मापना या पहले से जानना और भी कठिन है, जो कि नाटकीय और मुझे लगता है कि वह बदला अब खत्म हो चुका है। ये कुछ शॉर्ट रेंज सिस्टम्स हैं। रुको, तुम्हें थोड़ा पीछे हटना होगा। अभी तेल अवीव पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। तुम्हें तैयार रहना होगा इसे हटाने के लिए। स्टिक से हट जाओ, स्टिक से हट जाओ। ठीक है, चलो, जाने का समय हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलो सब लोग हटो, सब लोग हटो।
हाँ, ये बहुत अजीब है कि ये लोग छुप नहीं रहे थे, ये सारे न्यूज वाले। हमारे साथ रहो, सामान उठाओ, चलो। ये कुछ शॉर्ट रेंज सिस्टम्स हैं, यानी यहीं रहो और थोड़ा पीछे हटो। इस समय तेल अवीव पर भारी गोलाबारी जारी है। स्टिक से हटते ही इसे तुरंत हटाने के लिए तैयार रहे। चलो, अब जाना है। ठीक है, तो इजरायली रक्षा बलों ने इस सब का जवाब दिया है। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि ईरान को आबादी वाले इलाकों पर मिसाइल हमलों के लिए असहनीय कीमत चुकानी पड़ेगी। गंभीर इजरायली जवाबी कार्रवाई संभवतः आने वाली है, और यही वह बात है जिसके बारे में हम आज सुबह से बात कर रहे हैं। इजराइल ने कहा है कि वे ईरान की तेल और गैस संपत्तियों को निशाना बनाएंगे। अगर ईरान इजराइल में नागरिक आबादी पर हमला करता है तो यह निश्चित रूप से वही स्थिति है। द्वितीय विश्व युद्ध भी तेल से शुरू हुआ था। बहुत सा चीनी तेल ईरान से आता है। मुझे शक है कि चीन इसमें शामिल होगा। हमारे पास CNN से और फुटेज है। वो चीज ऊपर उड़कर वापस क्या जा रही है, जैसे जब हमला होता है तो कुछ ऊपर वापस चला जाता है। ये पागलपन है कि ये सब डाउनटाउन में हो रहा है। ये वाकई में बहुत अजीब है। ईरान ने तीसरी बार हमला किया, लेकिन यह पहले भी हो चुका था। ठीक है, हाँ, ओह, ये एक इंटरसेप्टर जैसा लग रहा है। धन्यवाद कोल्ड स्विच। हाँ, मैं भी उस उड़ती हुई चीज को देख रहा था जो वापस जा रही थी। उन्होंने देखा कम से कम ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि ईरानी ड्रोन इजरायली क्षेत्र की ओर जा रहे थे और बाद में उन्हें मार गिराया गया। लेकिन अब पिछले, मैं कहूँगा लगभग 30 मिनटों में हमने ईरान से इजरायली क्षेत्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने को देखा है। और बहुत सारे वीडियो हैं, खासकर सोशल मीडिया पर, जो इजराइल के इलाकों पर हमले दिखा रहे हैं, खासकर जैसे तेल अवीव जैसे इलाके, उदाहरण के लिए। तो हम अभी ये सब देख रहे हैं, ये सब अभी चल रहा है जैसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सबसे ज्यादा हम ईरानी प्रतिक्रिया के शुरुआती चरण ही देख रहे हैं। ये सबसे हैरान करने वाली और अहम बात है। हमने मिसाइलों के सारे वीडियो और क्लिप्स देखे। अगर उन पर परमाणु वॉरहेड्स होते तो नुकसान भयानक होता और शायद लाखों लोग मारे जाते। पागलपन है। कोई अपनी खिड़की से रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, बहुत शांत है, बहुत शांत है। चलो दूसरी फुटेज देखते हैं। अब देखते हैं कि इजराइल की प्रतिक्रिया क्या होगी। इजराइल ने कहा है कि यह एक लंबा ऑपरेशन होगा और अब उन्हें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जवाब देना होगा।
तो यह हमला हमें पता है और यह भी हम पहले से जानते थे। कल रात ईरान ने इजराइल की ओर कई ड्रोन भेजे, जिनमें से अमेरिका की मदद से कई को गिरा दिया गया। अमेरिका, यूके, जॉर्डन, संभवतः सऊदी अरब और इराक की कुछ सेनाएं भी इसमें शामिल थीं, न कि सिर्फ अमेरिका। इस हमले में भी अमेरिकी सेनाओं ने ईरानी मिसाइलों को नष्ट करने में भाग लिया। ठीक है, मुझे कुछ विंडो बंद करनी है। यह उस इमारत का नुकसान है जिसे हमने तेल अवीव में टकराते देखा था। यह अब वह बड़ी घटना है जिसे हमने कल देखा था, जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए, या कहें कि ईरान की परमाणु सुविधाओं और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यह वह चीज है जिसका यूएस विश्लेषक और अन्य लोग अब 1 दशक से भी अधिक समय से अनुमान लगा रहे थे। और जो रिपोर्टें आई हैं और ईरान और इजराइल द्वारा जो बयान जारी किए गए हैं, उनसे पता चलता है कि इजरायलियों ने ईरान को खासा नुकसान पहुंचाया है, खासकर उसकी सैन्य सुविधाओं और उसकी सैन्य शक्ति के उच्च स्तरों को। और मुझे लगता है कि इसने ईरानियों को एक बड़ा हमला करने के लिए उकसाया या मजबूर किया। जैसा मैंने पहले कहा, मेरा मानना है कि यह ईरानी प्रतिक्रिया की केवल शुरुआत है। मुझे लगता है कि यह 2024 में ईरानियों के साथ पिछली 2 मुलाकातों से कहीं अधिक बड़ा होगा। समस्या यहीं से शुरू होती है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा कोई खास ताकत नहीं है, लेकिन उनके पास स्लीपर सेल्स हैं, यहाँ तक कि इजराइल और अमेरिका में भी। यह एक बड़ा खतरा है। इसके साथ ही कल यहाँ एक बड़ी परेड होने वाली है। यदि ईरान जवाबी कार्रवाई को प्रतीकात्मक बनाना चाहता है, अगर वे मानते हैं कि अमेरिका ने उन्हें गुमराह किया है, तो विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं था। हम केवल ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से इजराइल की रक्षा में सहायता कर रहे हैं। यही हमारे काम की हद और हमारी वास्तविक भागीदारी है। लेकिन हमें हमले के बारे में पता था, और हो सकता है कि ईरान बस पागल हो जाना चाहता हो। देखते हैं कल परेड कैसी जाती है। उम्मीद है सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल खतरनाक समय है। लेकिन मुझे लगता है कि हमलों का बदला लिया जा चुका है। मुझे लगता है कि इजराइल आने वाले दिनों में ईरान की परमाणु सुविधाओं और सैन्य ठिकानों पर हमले करता रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि यह रुकेगा, और मुझे नहीं लगता कि ईरानी भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागना बंद करेंगे। आयतुल्ला हमानेह अली हमानेह ने कहा कि जायोनिस्टों के लिए जीवन निश्चित रूप से कष्टकर होगा। वे सुबह भर ट्वीट कर रहे हैं। उसका ट्वीट बहुत ही प्रभावशाली इन्फ्लुएंसर की तरह लग रहा है। ओह भगवान! लेकिन कल मैंने सबसे चौंकाने वाली बात यह देखी कि इजरायली ऑपरेशन शुरू होने के महज 30 मिनट बाद ही ईरान ने मरने वालों की पुष्टि करना शुरू कर दिया। मतलब भले ही आपके कमांडर मारे जा रहे हों, मुझे लगता है कोई भी देश इतनी जल्दी इसकी पुष्टि नहीं करेगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा करने का क्या मतलब है। हाँ बिल्कुल, आज सुबह जोना के अनुसार वो निश्चित रूप से छिपा हुआ है। आज सुबह उस परिसर पर हमला हुआ जिसमें वह रहता है। लेकिन आज सुबह ही बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं। बहुत सारे ट्वीट्स बस यही पुष्टि कर रहे हैं कि सभी प्रमुख कमांडर, ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ और कुछ फोर्सेस के, जो भी उसे कहते हैं, उन सभी की हत्या कर दी गई है। वे इसे शहादत कहते हैं। निकुंज, आज सुबह उसके घर पर हमला हुआ था। वह पूरे जवाबी हमले के दौरान ट्वीट कर रहा था, वाह! इस्लामिक रिपब्लिक की सशस्त्र सेनाएं निश्चित रूप से इस दुष्ट जायोन पर भारी प्रहार करेंगी। वे इजराइल को कभी उसके नाम से नहीं बुलाते। वे उसे एक राष्ट्र राज्य नहीं कहते, बल्कि हमेशा जायोनिस्ट शासन कहते हैं। यही नाम वे हमेशा इस्तेमाल करते हैं। जब वे देखते हैं कि मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वे चाहते हैं कि ध्यान उनसे हटकर यहीं केंद्रित हो जाए।
ठीक है, मेरा मानना है कि अगर कोई एक देश है या देशों का समूह है। क्या ये हाल ही में हुआ है? ठीक है, तो ये तेल अवीव हमले के प्रभाव की तस्वीरें हैं। मुझे लगता है हमने अभी यहीं कहीं प्रभाव देखा। अगर हम यहां देखें, तो यहां नुकसान या नुकसान की तस्वीरें हैं। यह वास्तव में रक्षा मुख्यालय, इजरायली रक्षा बलों का मुख्यालय नहीं लगता। क्यों लोग ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में इजराइल पर घायल हुए हैं? मुझे लगता है कि हमला समाप्त हो चुका है। अब मैं देखूंगा कि आगे क्या होता है। हम इजराइल की प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। जरूर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और अगर कोई बड़ी खबर आती है तो हम फिर से लाइव स्ट्रीम पर आ जाएंगे। मणिकुला ने लगभग 5 पाउंड या यूरो दान दिए हैं। मैंने अभी अभी ये देखा। जाने से पहले एक जल्दी सवाल पूछा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ईरानी शासन के साथ किस तरह के संबंध हैं? अफगानिस्तान और ईरान के बीच संबंधों के बारे में मुझे ठीक से जानकारी नहीं है। उनकी सीमा पर कुछ झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान के साथ हमले के बाद आज सुबह ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर वार्ता हुई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुस्लिम बहुल देश होने के कारण इजराइल से नफरत करते हैं। इसलिए ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह एक समानता है। लेकिन मैं आप सबसे आज रात मिलूंगा। सभी को सलाम।